आज हम दोस्ती की एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो मतलब दिल को छू जाती है। ये कहानी है टोपी शुक्ला की। एक कहानी जो दोस्ती, अपनेपन और हाँ, शब्दों की ताकत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। एक सवाल, क्या सिर्फ एक लफ्ज किसी परिवार का पूरा सुकून छीन सकता है? मतलब पूरी की पूरी शांति भंग कर सकता है? ये सवाल इस कहानी का समझिए दिल है। और यही सवाल हमें उस टकराव तक ले जाएगा जिसने एक छोटे से लड़के की पूरी दुनिया ही हिला कर रखती थी। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और देखिए, इस कहानी की शुरुआत ना एक बहुत ही अहम तनाव भरे पल से होती है, और वहीं से हमें समझ आएगा कि आखिर इस पूरे मामले की जड़ क्या थी। जरा आंखों के सामने एक मंजर लाइए। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला का घर है। पूरा परिवार रात के खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर साथ बैठा है। सब कुछ एकदम नॉर्मल, एकदम शांत, एक आम शाम का खाना। पर यह शांति बस कुछ ही देर की मेहमान थी। और तभी वो छोटा सा लड़का टोपी कुछ कहता है। बस एक छोटी सी बात और सब कुछ बदल जाता है। वो कहता है, अम्मी जरा बैगन का भुर्ता। बस उस एक लफ्ज पर गौर कीजिए, अम्मी। अब देखिए, अम्मी माँ को कहने का एक बहुत प्यारा उर्दू लफ्ज है। ये आमतौर पे मुस्लिम घरों में इस्तेमाल होता है। लेकिन टोपी का परिवार वो एक पारंपरिक हिंदू शुक्ला परिवार था। तो उस घर में ये शब्द किसी अजनबी जैसा था, एकदम बाहरी। और बस एकदम सन्नाटा छा गया। टेबल पर हर किसी का हाथ वहीं का वहीं रुक गया। सबकी आंखें बस टोपी के चेहरे पर गड़ गईं। ऐसा लगा जैसे उस एक लफ्ज ने न जाने कितनी पुरानी परंपरा की दीवारों को हिला दिया हो। माहौल अचानक से बहुत बहुत भारी हो गया। और फिर उसकी माँ सुभद्रा देवी पूछती हैं। उनकी आवाज में जरा भी प्यार या अपनापन नहीं था, बस एक ठंडी सी सख्त सी पूछताछ थी। ये लफ्ज तुमने कहाँ सीखा? और बस यहीं से सारा झगड़ा शुरू होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर टोपी ने ये लफ्ज सीखा कहाँ से? और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही गहरी दोस्ती में। तो मिलिए इस कहानी के दो सबसे अहम किरदारों से। एक तरफ हैं बलभद्र नारायण शुक्ला, जिसे सब प्यार से टोपी बुलाते थे, और दूसरी तरफ हैं सैयद जरगा मुर्तजा, जिसे सिर्फ और सिर्फ टोपी ही इफ़्फ़न कहता था। दोनों की दुनियाएं एकदम अलग, पर दोस्ती सबसे पक्की। और हाँ, उनकी दोस्ती कितनी गहरी थी ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, टोपी की कहानी इफ़्फ़न के बिना एकदम अधूरी है, और इफ़्फ़न की कहानी टोपी के बिना बिल्कुल बेमानी। वो एक दूसरे के बिना पूरे ही नहीं थे, जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू। ये जो दोस्ती थी ना, ये दो बिल्कुल अलग अलग तरह के घरों में दो अलग माहौल में पनप रही थी। और इन्हीं माहौल का फर्क था जिसने टोपी के दिल में एक खास तरह की एक कमी सी पैदा कर दी थी। दोनों घरों में जमीन आसमान का फर्क था। टोपी का घर था थोड़ा सख्त, नियमों वाला, पारंपरिक। वहां वो अक्सर खुद को अकेला पाता था। और दूसरी तरफ था इफ़्फ़न का घर, जो प्यार और अपनेपन से लबालब भरा था। वहां की बोली में उर्दू की नज़ाकत थी और पूर्वी की मिठास। और बस यही वो जगह थी जहां टोपी को सच में सुकून मिलता था। और उस घर में जो प्यार और अपनापन था ना, उसका सबसे बड़ा सोर्स थी एक खास इंसान, इफ़्फ़न की दादी। सच कहूं तो वही इस पूरी कहानी का दिल है। इफ़्फ़न की दादी, जिन्हें प्यार से सब बीबी बुलाते थे, वो कोई आम महिला नहीं थी तो वो पूरब की, लेकिन शादी हुई थी लखनऊ के एक मौलवियों के खानदान में। पर उन्होंने अपनी जड़ों को, अपनी बोली को कभी नहीं छोड़ा। वो अपनी उसी प्यारी सी पूर्वी बोली में बात करती थीं, अपने बचपन के खाने और किस्सों को याद करती थीं। और सबसे बड़ी बात, वो इफ़्फ़न के घर में अकेली थीं जो उसे कभी डांटती ही नहीं थीं। वो तो बस प्यार लुटाती थीं। और कहानियां, अरे वाह, क्या कमाल की कहानीकार थीं वो। उनकी कहानियां कुछ यूं शुरू होती थी। आंखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूं कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। उनकी आवाज में ना एक ऐसा जादू था जो बच्चों को किसी और ही दुनिया में खींच ले जाता था। और बस यही वो प्यार भरी मीठी बोली थी जो सीधे टोपी के दिल में घर कर गई। ये उसके अपने घर की सख्त औपचारिक जबान से एकदम अलग थी। ये अपनेपन की जबान थी। टोपी के लिए दादी के वो शब्द, वो किसी खजाने से कम नहीं थे। जैसे कोई मीठा सा खिलौना हो या आम पापड़ की तरह, कुछ ऐसा जिसे वो हमेशा अपने साथ रखना चाहता था, जो उसे एक अलग ही तरह का सुकून देता था, एक खुशी।
तो चलिए अब वापस उसी रात की खाने की मेज पर चलते हैं, क्योंकि अम्मी शब्द बोलने के बाद जो हुआ वो इस कहानी को इसके सबसे भावुक मोड़ पर ले आता है। उस एक लफ्ज अम्मी, इसकी टोपी को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसे बहुत मार पड़ी और उसे ऐसा महसूस कराया गया जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। उस दिन अपने ही घर में वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। और इसी अकेलेपन और दर्द के साथ वो अगले दिन इफ़न के पास गया और उसने एक ऐसी बात कही जो किसी का भी दिल तोड़ दे। उसने अपनी बोली में कहा, ऐसा ना हो सकत का कि हम लोग दादी बदल लें, तोहरी दादी हमरे घर आ जाएं और हमरी तोहरे घर चली जाए। सोचिए, एक बच्चा अपनेपन के लिए, प्यार के लिए कितना तरस रहा था। वो दोनों दोस्त ये बातें कर ही रहे थे कि तभी एक नौकर वहां आया और उस एक पल के लिए जैसे सब कुछ रुक सा गया। और जो खबर वो नौकर लेकर आया वो दिल तोड़ने वाली थी। इफ़न की दादी अब नहीं रहीं, उनका देहांत हो गया था। और उस एक पल में टोपी सचमुच बिल्कुल अकेला रह गया। वो प्यार, वो अपनापन जो उसे इफ़न के घर में मिलता था, उसकी जो वजह थी वो प्यारी दादी, वो अब इस दुनिया में नहीं थी। टोपी का वो अकेला सहारा हमेशा के लिए उससे छिन गया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर हमारा असली घर होता कहाँ है? क्या सिर्फ उन 4 दीवारों में जहां हम पैदा होते हैं, या फिर शायद हमारा घर उन दिलों में होता है जो बिना किसी शर्त के हमें अपनाते हैं और हमसे प्यार करते हैं? कभी ऐसा हुआ है कि एक दोस्त के चले जाने से पूरी दुनिया ही खाली खाली लगने लगे, इतनी खाली कि पढ़ाई, जिंदगी, सब कुछ पीछे छूट जाए? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे, टोपी शुक्ला की कहानी। ये कहानी है दोस्ती की, गहरे अकेलेपन की और एक बच्चे के अंदरूनी संघर्ष की। और कहानी की शुरुआत होती है एक कसम से। जरा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा ऐसी कसम क्यों खाएगा? ये कोई मामूली बात नहीं है ना? ये वो कसम है जो टोपी शुक्ला के दिल में उठे एक बहुत गहरे दर्द से निकली थी। और यही कसम उसकी पूरी कहानी का, कह सकते हैं, एक तरह से स्टेज सेट करती है। तो ये कसम खाई गई थी 10 अक्टूबर 1945 को। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, नहीं, ये वो दिन था जब टोपी का सबसे जिगरी दोस्त इफ़न हमेशा के लिए मुरादाबाद चला गया। और उसके जाने से टोपी की दुनिया में एक ऐसा खालीपन आ गया जो शायद कभी भरने वाला नहीं था। इफ़न के जाने के बाद टोपी सच में एकदम अकेला पड़ गया। घर खाली खाली सा लगता था। फिर नए कलेक्टर साहब आए, उनके 3 बेटे भी थे, पर उनसे दोस्ती हो ही नहीं पाई। उनकी दुनिया अलग, टोपी की दुनिया अलग। उसे समझने वाला बस एक ही इंसान बचा था घर में, बूढ़ी नौकरानी सीता। तो बस टोपी अपना ज्यादातर वक्त उन्हीं के आंचल की छांव में गुजारने लगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो अकेलापन था ना टोपी का, ये घर और स्कूल में मिली चुनौतियों से कैसे और भी गहरा होता चला गया। घर की बात करें तो वहां भी टोपी को कभी वो अपनापन मिला ही नहीं। हमेशा एक भेदभाव सा महसूस होता था। एक छोटा सा उदाहरण है, जब सर्दियां आई तो उसके दोनों भाइयों मुन्नी बाबू और भैरव को तो मिले चमचमाते नए कोट, और टोपी को उसे मिला मुन्नी बाबू का पुराना उतारा हुआ कोट। अब देखिए, ये सिर्फ एक पुराने कोट की बात नहीं थी, ये तो सीधे सीधे उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। और टोपी ने इस अन्याय को चुपचाप सहा नहीं, उसने एक तरह से बगावत कर दी। वो कोट उठाया और एक नौकरानी के बेटे को दे दिया। खुद कड़ाके की ठंड में कांपता रहा, लेकिन वो बेइज्जती का कोट पहनना उसे मंजूर नहीं था। तो ये जो घर में परायापन महसूस हो रहा था ना, वो धीरे धीरे स्कूल तक भी पहुंच गया और इसका असर सीधा उसकी पढ़ाई पे पड़ा। नतीजा, टोपी लगातार 2 साल 9वीं क्लास में फेल हो गया। सोचिए कितना बड़ा झटका लगा होगा उसे। लेकिन एक मिनट, क्या वो पढ़ने में कमजोर था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी नाकामी की वजह उसकी अकल नहीं, उसके हालात थे। उसे पढ़ने का माहौल ही कहाँ मिला। पहले साल तो घर के काम और छोटे भाई के शैतानियों ने उसे किताब खोलने ही नहीं दी, और दूसरे साल उसे इतना भयानक टाइफाइड हुआ कि वो बेचारा बिस्तर से ही नहीं उठ पाया। अब जरा सोचकर देखिए, तीसरी बार उसी 9वीं क्लास में बैठना, कैसा महसूस हुआ होगा उसे। अपने ही क्लासमेट्स के बीच एकदम अजीब बूढ़ा सा। अरे, ये तो वही बच्चे थे जो कभी उससे 2 क्लास पीछे 7वीं में पढ़ा करते थे। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है। तो चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां ये सारी निराशा, ये सारी हताशा एक बहुत मजबूत इरादे में बदल गई। और इस बदलाव की वजह क्या थी पता है? एक ताना।
उसकी क्लास का जो सबसे होशियार लड़का था ना, वहीद, उसकी एक बात टोपी के दिल में तीर की तरह चुभ गई। बस वही बात एक चिंगारी बन गई। उस एक ताने ने, उस अपमान ने टोपी के अंदर जैसे आग लगा दी। उसने उसी वक्त खुद से एक और कसम खाई कि अब चाहे जो हो जाए, चाहे टाइफॉइड आए या उसका बाप, इस साल तो वो पास होकर ही दिखाएगा। पर किस्मत बिना अजीब खेल खेलती है। जैसे ही उसका इरादा एकदम चट्टान की तरह मजबूत हुआ, सामने एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई। उसके पिताजी ने फैसला कर लिया कि वो चुनाव लड़ेंगे, और बस पूरा घर राजनीतिक हंगामे का अखाड़ा बन गया। पढ़ाई लिखाई वो तो जैसे फिर से नामुमकिन सी हो गई। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे संघर्षों के बाद जब टोपी ने आखिर में इम्तिहान दिया तो हुआ क्या? क्या उसकी मेहनत रंग लाई? हाँ, वो पास हो गया, लेकिन 3rd डिवीजन से। एक ऐसा रिजल्ट था जो जीत कम और उसके लंबे अकेले संघर्ष का एक पक्का निशान ज्यादा लग रहा था। ये सिर्फ एक ग्रेड नहीं था, टोपी के लिए ये एक कलंक का टीका था। एक ऐसा धब्बा जो शायद जिंदगी भर उसके माथे पर चिपका रहेगा, जो उसे हमेशा याद दिलाएगा कि तीसरी कोशिश में 3rd डिवीजन से पास हुआ। और इस कड़वे मीठे एहसास को और भी गहरा कर दिया उसकी अपनी दादी के ताने ने। उनके शब्दों में तारीफ कहाँ थी, वो तो एक तंज था जो टोपी को और भी ज्यादा चुभ गया। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर हम कामयाबी और नाकामी को मापते कैसे हैं? क्या टोपी का 3rd डिवीजन वाकई उसकी हार थी, या फिर उन मुश्किल हालात का नतीजा जिनसे वो अकेला लड़ रहा था? और कहानी के आखिर में लेखक हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाते हैं कि किसी के नतीजों को देखकर उसे जज करने से पहले उसके सफर को समझना कितना जरूरी है। शायद टोपी की असली कहानी उसके ग्रेड में है ही नहीं। उसकी असली कहानी तो उन अनगिनत मुश्किलों में छिपी है जिनका उसने बिल्कुल अकेले सामना किया।